हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्कैम गेन बिटकॉइन के बारे में, जहां पर 8000 इन्वेस्टर्स यहां पर इस फ्रॉड के अंदर फंसे थे। इनिशियली इस फ्रॉड का जो टोटल अगर आप अमाउंट देखेंगे वो 2000 करोड़ के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस आगे बढ़ी है, ईडी ने इस अमाउंट को फिर से रिवाइज यहां पर किया और अब वो बन गया है 20,000 करोड़ का। अगर हम बात करें गेन बिटकॉइन था क्या, तो एक सिमिलर एमएलएम पॉन्जी स्कीम जो आपको नॉर्मली देखने को मिलती है, वही एमएलएम पॉन्जी स्कीम क्रिप्टो स्पेस के अंदर, जहां पर यह ऑफर किया गया था कि अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है तो आपके 10 बिटकॉइन हमको दीजिए, 18 महीने के अंदर हम आपको वो 10 बिटकॉइन जो है वो 18 बिटकॉइन बना के दे देंगे और हर महीने आपको 10% के अराउंड रेट से आपको रिटर्न मिलेगा। तो हर महीने एक एक बिटकॉइन आपको देते रहेंगे और 18 महीने तक ये चलेगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ जब सुनने में बहुत अच्छी लगती है तो 100% चांस यही होता है कि वो यहाँ पर स्कैम है। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर गेन बिटकॉइन के साथ भी हुआ। तो आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। एंड आज की वीडियो में अगर बात करें तो मेरे साथ यहाँ पर जैसे नॉर्मली डीसी के अंदर सुपर हीरोज होते हैं, यहाँ पर मार्वल के सुपर हीरोज होते हैं, तो क्रिप्टो स्पेस के दो रॉक स्टार्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। मोहम्मद दानिश जो फाउंडर है फिनटेक लॉयर्स के एंड को फाउंडर है क्रिप्टो कानून के, और काशिफ रजा जो फाउंडर है बिट इनिंग्स के और को फाउंडर हैं क्रिप्टो कानून के। ये दोनों के दोनों रॉक स्टार्स क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी स्पेस में जब एक ऐसा टाइम चल रहा था जहां पर आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, वहां पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो पूरी मीडिया में चल रही थी, जहां पर ये नहीं पता था कि हमको एग्जैक्टली कोर्ट में हो क्या रहा है। तो उस टाइम में ये दोनों जो लोग थे ये क्रिप्टो कम्युनिटी की आइज और ईयर्स बने थे, जहां पर इन्होंने सारे जो अपडेट्स थे कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, वो लाइव वहां से इन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किए थे ताकि राइट इन्फॉर्मेशन पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को यहाँ पर मिले। इनफैक्ट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी के फेवर में यहाँ पर जो डिसीजन था वो भी दिया गया था, तो सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो क्रिप्टो कानून, ये दोनों आप देख सकते हैं सुपर हीरोज, इन्होंने उसके बारे में यहाँ पर पोस्ट किया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप देखोगे दानिश जी यहाँ पर खुद एडवोकेट है, तो काफ़ी क्रिप्टो करेंसी केसेस के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन है, गेन बिटकॉइन के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और साथ में अगर हम काशिफ जी को देखेंगे तो काशिफ जी भी बहुत प्रोमिनेंट नेम है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इस गेन बिटकॉइन के स्कैम के साथ ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर यहाँ पर काशिफ जी ने भी अपने जो पैसे हैं इस फ्रॉड के अंदर लूज किए। तो काशिफ जी सबसे पहले आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आप जो अपनी जर्नी है वो बेसिकली यहाँ पर आप शेयर करिए। सो बेसिकली हुआ क्या था यार एडी के मैं जॉब में था, अच्छा खासा मैं नौकरी कर रहा था, और मेरे साथ एक इश्यू ये था कि मैं नौकरी के करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत चाहता था। मतलब मैं ये चाहता था कि यार मुझे नौकरी लंबी नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता था कि नौकरी के अंदर ना सुबह को एक आदमी एक सवाल ये पूछता है ना कि कहाँ पे हो, वो मुझे बड़ा इरिटेट लगता था। और मैं सेल्स में था। सेल्स में जनरली आपसे आपका बॉस हमेशा ये पूछता है कि कहाँ हो। वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम इस वक्त अपने क्लाइंट के साथ हो या मार्केट में हो, तो वो इरिटेट करता था। तो मुझे वहां से ना एक मोटिवेशन ये थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ कि जल्दी अपना कुछ करूं, ताकि मैं कुछ ना इस वाले सेगमेंट से बाहर आ जाऊं। तो मैं क्या करता था, जॉब के साथ बहुत सारी चीज़ों को ना तलाश करता था कि मैं जॉब के रहते हुए ऐसी क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तभी मुझे ऐसी एक किसी सेशन के दौरान मुझे मेरा एक बचपन का दोस्त है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब मैं आज भी मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या क्या सही है। जनरली होता क्या है कि इस तरह की स्कीम्स आपको हमेशा एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में लेके आता है जिसको जनरली आप डिनाई नहीं कर पाते। या तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा या आपका सबसे प्यारा कज़न होगा। कज़न के रिलेशनशिप भी ऐसे होते हैं, आप अपने कज़न को मना नहीं कर सकते। या वो आपका कोई ऐसा शख्स होगा जो आपका नेबर होगा, जिससे आप 25 साल से आप जानते हो। और ये वो लोग होते हैं जिनके आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट होता है, मतलब आप इनको ना नहीं कर सकते। तो उसने मुझे एक्चुअली में सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बताया। तो हम लोग कहीं ट्रेन में साथ जा रहे थे, जयपुर जा रहे थे, और फॉरएवर के प्रोडक्ट का सेशन था। सो बेसिकली हम सामान बेचने जा रहे थे, फॉरएवर का जेल और एलोवेरा जेल, और हम ये सब बेचते थे। और मैं उसके साथ ट्रैवल कर रहा था, और ये जॉब के साथ में कर रहा था कि चलो सैटरडे संडे में जनरली मैं पिच करता था एमवे के प्रोडक्ट, फॉरएवर के प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें करता रहा मैं लाइफ में। सो मैं जब वहां ट्रेन के अंदर हम थे, तो आगरा में ट्रेन रुकी, तो वहां पे हमें ट्रेन चेंज करनी थी। तो मुझे आज भी याद है, वो सीन याद है, जैसे पिक्चर का एक सीन होता है कि रेलवे ब्रिज होता है ना ट्रैक के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे वो ब्रिज क्रॉस करके, तो कहता है यार रुक जा, यार अच्छी हवा चल रही है। वो भी मौका ढूंढ रहा था। कहता है यार ये देख, तूने देखा है बिटकॉइन के बारे में सुना है? तो ब्लू कलर की एक ज़ेप्पे की ऐप उसने अपने फोन पे दिखाई मुझे। मैं कहा, यार ये क्या है यार, हम कुछ और करने जा रहे हैं, तू मुझे क्या बता रहा है यार? कहता है मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यार
ये ना बिटकॉइन कहते हैं इसे, ये ऐसे-ऐसे मिलता है और इसको तू बाय कर ले और ये बहुत फ्यूचर है एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। बट 2 दिन वो मेरे साथ रहा तो उन 2 दिनों में हमारी बिटकॉइन पे काफ़ी डिस्कशन रही। अब वो दोस्त ऐसा था, उसने गले में हाथ डाला और मैं वापस आया, मैंने बिटकॉइन को फिर बाय किया, तो ऐप डाउनलोड करी और जिसे रैबिट होल कहते हैं, धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ अच्छी है। तो मैंने और अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाई, लेकिन बार-बार मेरा दोस्त मुझे पुश कर रहा था कि यार और खरीद, अरे तू इतना क्या कर रहा है? तू तो सैलरी लेता है, जॉब में है, इसको और खरीद। तो मैंने अल्टीमेटली मैंने और समझा और बिटकॉइन की जब स्टडी करी तो मैं समझ गया कि यार ये फ्यूचर है और मैंने एक बहुत बड़ा कदम लेने का फैसला कर लिया। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी, मैं सीधा बैंक गया और मैंने बैंक में जाके पर्सनल लोन की बात करी कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए। तो उन दिनों में मेरे कुछ और लोन्स भी चल रहे थे, तो बैंक ने बोला कि सर आपके ना कुछ और लोन्स हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका ना हम इतना लोन नहीं कर सकते। तो मैं बैंक से बैंक जाता था, ये लोग, और वहाँ बैंक में जाके ये ऑफर करता था कि इंटरेस्ट आपके मन का और लोन मेरे मर्जी का। तो फाइनली एक बैंक के अंदर एक सेटिंग, मैं इस तरह के ललकार राजकुमार की तरह जाता था मैं, मतलब कि जानी चाकू और धर्मेंद्र के, मतलब मैंने, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी थी बिटकॉइन को जानने के बाद कि मैं, मेरी जिंदगी जो मुझे चाहिए था वो मिलने वाला है और अब मैं वेट नहीं कर सकता। मैं ऐसे पागलों की तरह लोन ढूंढ रहा था कि मुझे किसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर पैसे लगाने। मैं समझ गया था कि बिटकॉइन इज हियर टू स्टे और मुझे ये भी समझ में आ रहा था मैं बिटकॉइन को आज बहुत जल्दी ले रहा हूँ और आने वाले समय में बिटकॉइन मतलब मुझे फाइनेंशियली फ्री कर देगा। फाइनली एक बैंक ने मुझे लोन देने के लिए राजी हुआ और उसने रेट वो बताया कि जो एक साहूकार भी नहीं बताता होगा गांव के अंदर। पिक्चरों में नहीं दिखाते, शक्ति कपूर कहता था बदले में मुझे ये चाहिए, तो वो उस टाइप का बैंक था। उसने मेरे को ठोक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला और मैं भी पैशन में आके मैंने कहा कागज लाइए और मेरे अकाउंट में पैसे डालिए। इस टाइप का मैं फिल्मी किरदार था उस टाइम में, कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, मुझे बिटकॉइन लेना है बस। और इफ मैंने यू बिटकॉइन माइंड मी फाइनली, आस्किंग काशिफ भाई कि अमाउंट कितना था और इंटरेस्ट कितना लगाया था, यार इफ यू कैन, इफ एक्चुअली यू आर कंफर्टेबल विद दैट? वेरी ऑनेस्ट अमाउंट में डिस्क्लोज कर दूंगा ना तो वो मैं कर नहीं सकता। बट अमाउंट डिसेंट था, मतलब इतना डिसेंट था कि एक सैलरी वाले के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट था, मतलब। और उस समय में जब वो अमाउंट उस समय में और भी बड़ा था, मतलब आज तो इन्फ्लेशन की वजह से उस अमाउंट की कीमत कम हो जाती है, बट उस समय में वो अमाउंट डिसेंट था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, जो उसकी चार्जेस थे, फाइल चार्जेस और वो सब मिला के मेरे को 20 से 21% के करीब बैठा था, जो ओवरऑल मैंने कैलकुलेट किया। बात वहां पे चलो इतनी बड़ी नहीं है। पर्सनल लोन लेके बिटकॉइन आए, जैसे ही आए दोस्त को पता लग गया कि इसने आज बिटकॉइन खरीद लिए। दोस्त की नीयत खराब नहीं थी, दोस्त ने गलत गाइड नहीं किया, दोस्त आज भी दोस्त है। दोस्त को भी किसी ने मोटिवेट कर रखा था कि भाई तू ये बेसिकली ये जो स्कीम्स होती हैं ये एक तरीके की चेन होती है, ठीक है। तो जो मेरा दोस्त है उसको भी इंसेंटिवाइजेशन है कि अपने पैसे भी लगा रहा था वो, और साथ में वो जब वो किसी को रेफर करेगा तो अब जैसे अगर मैं इतना बड़ा पैसा लगाता तो मेरी रेफरल पे उसको अर्निंग होती, राइट। तो जैसे ही उसने कमीशन, मतलब उसको कमीशन हो गया उसमें। कमीशन, तो उसने मेरे को बोला कि ले लिया। मैंने कहा हाँ यार, आज जिंदगी का बहुत अच्छा स्टेप ले लिया, तू सच्चा दोस्त है और अमेजिंग यार, आज तो मतलब। कह रहा बस ठीक है, अब मैं तेरे से नेक्स्ट टाइम मिलूंगा एक चीज बताऊंगा। मैं पता नहीं शायद कोई बात होगी। खैर वो मेरे से मिला भी नहीं, फोन पे ही उसने मेरे को कन्विंस किया कि ऐसा है कि यार देयर इज वन सिस्टम, तू ब्लॉकचेन को तो अब समझ गया थोड़ा थोड़ा। मैं कहा हाँ यार, समझ में आता है, माइनिंग के चार्ट्स वगैरह ब्लॉकचेन डॉट इन्फो होता था उस समय, वहां जाके आप देख सकते। कहते यार एक कंपनी है जीबी माइनर्स, और वो जो है तू ब्लॉकचेन डॉट इन्फो पे जा, वो तो डिसेंट्रलाइज है सिस्टम, वहां पे तो माइनर्स तो फेक नहीं कर सकते ना, वो चार्ट तो फेक नहीं हो सकता। वहां तू जाके देख ले, जीबी माइनर्स है, वो माइनिंग फार्म्स है उनके, और वर्ल्ड के टॉप 5 टॉप 6 माइनर्स में आते हैं, और वो बिटकॉइन की माइनिंग रिग्स हैं चाइना में एंड ऑल दैट। ये वीडियोस हैं, तू पहले इसको स्टडी कर। मैंने स्टडी किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऑन पेपर लेजिट दिखा वो, क्योंकि ब्लॉकचेन डॉट इन्फो में जीबी माइनर्स का शेयर था। तो वहां से मेरे को लगा यार जीबी माइनर्स एक्चुअल में इनके माइनिंग रिग्स हैं, चाइना के अंदर हैं। मैंने बंदे के यूट्यूब देखे, गेन बिटकॉइन का जो अमित भारद्वाज था वो बोल रहा था, उसकी बुक्स थी, उसकी बुक्स के बारे में बात कौन कर रहा था, उसकी बुक्स के बारे में हुमा कुरैशी बात कर रही है, शिल्पा शेट्टी बात कर रही है। ट्विटर पे जाओ तो उसका चेहरा, बात लोग जीबी माइनर की कर रहे हैं, बात लोग उसकी किताब की कर रहे हैं, बात लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय का ये सबसे बड़ा रोल मॉडल है जो बिटकॉइन को लेके आया हिंदुस्तान में। ब्लॉकचेन डॉट इन्फो पे जाओ तो वहां पे वो दिख रहा था।
तो मुझे थोड़ा वो लेजिट एक पिक्चर सी दिखी, और उसको प्लस मेरा दोस्त बार-बार एक कन्विक्शन मोड में था कि यार, मैं फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा था। लेकिन इन स्कीम्स को पकड़ने का एक तरीका ये होता है कि आपको आपका बहुत ही करीबी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा ये स्कीम। सबसे पहला ये कि आपका कोई भी आपके घर परिवार का कोई बंदा होगा, या नेबर होगा, या आपका रिश्तेदार होगा, जो स्कीम को इंट्रोड्यूस करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कन्विंस नहीं हो रहे होगे, लेकिन आपको कुछ इस तरीके के मटेरियल्स दिखाए जाएंगे जिससे आपको लेजिट पिक्चर दिखे, जैसे कि आपको किसी सेलिब्रिटी, किसी टीवी सीरियल, या आपके लोकल कोई हीरो, या अखबार की कटिंग, या आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाया जाएगा कि जिससे आपको लेजिट दिखे। और तीसरी चीज आपके साथ जो की जाएगी कि आपको एक ऐसी पार्टी के अंदर ले जाया जाएगा, आपको किसी 5 स्टार होटल के अंदर आपको ले जाया जाएगा, जहां पे आपको लगेगा कि आप कितने छोटे हो, आपकी सोच कितनी छोटी है और आपकी विजन कितनी छोटी है। तो मुझे भी एक इसी तरीके की एक पार्टी में ले जाया गया जबरदस्ती, एक 5 स्टार होटल के अंदर। तो वहां पे वो लोगों को बुलाया जाता है, वहां पे आपको ट्रीटमेंट, आपको ड्रेस कोड बताया जाता है, आप उस ड्रेस में जाते हो, वहां पे एक अलग लेवल का पार्टीज होती हैं, वो होता है। आप वहां पे सवाल ही नहीं पूछ पाते हो, बेसिकली आपको इतनी बड़ी पिक्चर दिखाई जाती है कि। तो खैर, मैं इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट इतना पढ़ा लिखा और जॉब में होने के बावजूद, और ये सब चीजें मैंने लाइफ में देख रखी थी, फिर भी मैं वहां जाके थोड़ा सा एक कन्विक्शन आने लगी, अरे यार, इस लेवल का ये वो। तो और ऊपर से दोस्त बार बार गले में हाथ डाल रहे हैं, तो होता है क्या कि आपके ऊपर इतना प्रेशर बन जाता है कि आप जनरली फिर ये कहते हो कि यार, आप यू आर बिकमिंग टू एडमेंट और टू कंजर्वेटिव इन योर अप्रोच। तो मैंने वहां से फिर ये चीजों को देखते हुए फाइनली उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट भी मैंने ना फिर ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास अगर सपोज एक्स नंबर ऑफ बिटकॉइन है तो मैं 2-4 रोक लूं। मैंने एक भी नहीं रोका, मैंने सतोशी भी नहीं रोका, और मैंने सारे के सारे उस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टमेंट की स्कीम ये थी कि बेसिकली आप एक माइनिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका वो पैसा लेके कंपनी माइनिंग जो फैसिलिटी है उसे स्केल करेगी, उसे बढ़ाएगी, और ऑब्वियसली जब वो स्केल अप करेगी तो माइनिंग के अंदर जितना ज्यादा रिग्स होंगे, जितनी कैपेसिटी होगी, जितना हैश रेट एक माइनर प्रोड्यूस करता है, उसके चांसेस बिटकॉइन को माइन करने के उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो जो बिटकॉइन की माइनिंग जो आएगी, वही एक रेवेन्यू है जिसको वो खुद ना रख के, जो लोगों ने अपने माइनिंग फैसिलिटी में पैसे लगाए हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सब में। सो बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने होते थे। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये था कि सपोज अगर आप 10 बिटकॉइन दो, तो आपको जो है 18 महीने में वो 10 बिटकॉइन को 18 करने की स्कीम थी बेसिकली। तो 10% हर महीने। तो उसमें वो क्या करते थे कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली आपको जो बिटकॉइन वापस करते थे, वो भी उनका एक अपना एक वॉलेट था, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप उनको वॉलेट एड्रेस देते थे, वो वहां पे देते थे। तो कुछ उन्होंने 2016 में जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो मुझे शुरू में तो कुछ बिटकॉइंस उस कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलेट था उसमें दिए। उसके बाद उन्होंने 2017 के शुरुआत में ये बोल दिया कि अब वो बिटकॉइन नहीं देंगे, अपना एक टोकन उन्होंने लॉन्च कर दिया, एम कैप। तो जो उनको एक्चुअली में रिटर्न बिटकॉइंस करने थे, फिर वो बोलने लगे कि आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपका बिटकॉइन है उतना ही आपको एम कैप मिलेगा, लेकिन एम कैप की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी, और एम कैप आपको इनफैक्ट ज्यादा रिटर्न देगा। तो उन्होंने इनफैक्ट पहले एक सर्वे कराया इंटरनल कि आपको एम कैप चाहिए या बिटकॉइन चाहिए। लोगों ने बोला नहीं, बिटकॉइन ही चाहिए रिटर्न में, लेकिन जबरदस्ती फिर उन्होंने एम कैप देना शुरू कर दिया। तो काशिफ भाई, आपने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो आपने मतलब इनिशियली ये किया था कि आपने बिटकॉइन लगाए हैं, आपको हर मंथली मतलब उसके अंदर 10% का रिटर्न मिलेगा और ये 18 मंथ्स तक मिलेगा। लेकिन फिर जब ये किया तो आपको क्या रिटर्न मिला उसके अंदर कुछ बिटकॉइन का जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था? हाँ, तो शुरू में उन्होंने वो बेसिकली ये जो स्कीम्स होती हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है। तो जैसे ये स्कीम 2015 से थी, आई थिंक दानिश, मेरे ख्याल 2015 या 14 एंड से थी, शायद 15 में स्टार्ट 15 हुआ। से थी। तो 2015 में बेसिकली ये पिरामिड इस तरीके से डिजाइन होता है कि जितनी जल्दी आप इसके अंदर एंट्री लेते हो, तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, राइट। तो आप शुरुआत में जो लोग 2015 में जुड़े उनको रिटर्न्स मिले, 2016 वालों को भी जो जुड़े उनको मिले शुरू में। लेकिन जैसे जैसे 2016 एंड, जैसे हमारी किस्मत में हम पिरामिड के बेस में थे, जैसे ये पिरामिड है, तो पिरामिड के ऊपर तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे पिरामिड ऐसे चौड़ा होता जा रहा है, तो उसके जो बेस में लोग हैं उनको किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये पॉन्जी स्कीम की सबसे बड़ी निशानी होती है।
तो आप उस पिरामिड के अंदर जितनी जल्दी ऊपर एंटर कर जाओगे तो उसमें आपको मिलता है। तो हम लोगों की एंट्री हुई बिल्कुल जब ये स्कीम खत्म होने वाली थी, मतलब जब ये इसके इरादे थे, भागने के इरादे बन चुके थे। तो ये वहां पे उस पिरामिड में लाके इसने अपना डिनाई कर दिया कि मैं बिटकॉइन, इसने शुरू में दिए और शायद एक दो बार मेरे को बिटकॉइन मिले, उसके बाद एम कैप आना शुरू हुए जिसकी वैल्यू, जिसको एम कैप का प्रॉब्लम क्या था कि एम कैप किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं होता था, एक इन्हीं खुद ही की एक्सचेंज थी, वहां पे अलग रेट होता था, और एक और एक्सचेंज थी, कुछ चाइनीज एक्सचेंज थी जहां पे अकाउंट C6 करके है शायद। C6 करके थी, वहां पे आप एम कैप था, लेकिन वहां पे कुछ वैल्यू कुछ और थी, वहां पे सेंट्स के अंदर वैल्यू थी, लेकिन अपनी एक्सचेंज पे दिखाते थे हम इतनी वैल्यू है, लेकिन वो एक्सचेंज काम नहीं करती थी, लेकिन कहते थे ये जिस दिन काम करेगी रेट ये है, $6 $5 ऐसे रेट आते थे, लेकिन जब आप उसको C6 पे ले जाओ तो सेंट्स के अंदर उसका रेट होता था। तो एम कैप इकट्ठे होते चले गए, लेकिन वो वर्थलेस एम कैप थे, लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया, वहां समझ में आगे आने लग गया था कि अब ये स्कीम जो है ये खत्म होने के कगार पे है। और वो एक काफी टर्मोइल का एक समय था, और समझ में आने लगा था गेम के अब ये पैसे जो थे भैया ये गए। और इवेंचुअली जैसे कि एक किसी भी पॉन्जी स्कीम का जो एंड होता है वो बहुत ही बुरा होता है, और वो उसी तरीके से बहुत लोगों के इसमें पैसे गए। बेसिकली इसमें हुआ क्या कि आपस में इन्होंने ये स्टोरी सेल करना शुरू करी कि अमित भारद्वाज गलत नहीं है, अमित भारद्वाज के साथ के लोग गलत हैं, अमित भारद्वाज तो बिटकॉइन में पैसे देना चाहता था, फिर ये इस तरीके की नैरेटिव्स आने लगी। एम कैप अच्छी चीज है, आपको एम कैप रिटर्न देगा, आप घबराओ मत, ये मत करो वो मत करो। लोगों का जब एक बांध टूटा पेशेंस का, फिर एफआईआर होना शुरू हुई, फिर उसके बाद अमित भारद्वाज के ऊपर एफआईआर हुई, तो और ज्यादा भसड़ क्रिएट हो गई। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो डिसीजन ये सोचा था मैंने, मैं तो अपनी बात ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज शो पे के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मेरा जैसा बंदा, और मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है, क्योंकि अगर मेरा जिंदगी किसी का मैसेज बन सकती है तो मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ। दो तीन चीजों को आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका भाई बहन, कोई भी आपके गले में हाथ डाल के आपको किसी स्कीम की तरफ अगर ले जा रहा है, दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। और वो भी क्रिप्टो में, क्रिप्टो ही नहीं और भी किसी, अगर आप ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी अगर आपको कह रहा है फिक्स्ड रिटर्न की कोई बात कर रहा है, तो वो आप समझ जाओ कि कुछ रेड फ्लैग है, कुछ रेड सिग्नल है। दूसरा, आपको किसी पार्टी में अगर ले जाया जाता है जिस पार्टी के अंदर आपको लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाई जाती है, दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड थैंक यू काशिफ भाई, आपने जो पूरा इतना इन डेप्थ ये स्टोरी शेयर करी है ना, आई थिंक ये मतलब बहुत लोगों के लिए जो देख रहे हैं, मतलब वी होप आप भी इस चीज से थोड़ा सा अवेयर रह पाएं। और ये ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन होता क्या है कि बिटकॉइन के अंदर जिस तरह के रिटर्न आ रहे हैं, वो लोग उसका मिसयूज इस तरह से कर रहे हैं। वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये बिटकॉइन देखो कितना ऊपर चला गया, ये नया कॉइन है जो बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। एंड फिर वो आपको किसी ना किसी तरह से कोई भी आपको ऐसी स्कीम में फंसाएंगे जहां पर आपको, जैसा अभी ये गेन बिटकॉइन के केस में यहाँ पर काशिफ भाई के साथ हुआ कि 10% मंथली रिटर्न आपको देंगे। ऐसी ही उनकी स्कीम होती है। एंड जैसे पूरा लैविशली आपको लेके जाएंगे, बड़े होटल्स में लेके जाएंगे, सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा वी होप कि इससे आपको थोड़ा सावधान रहो इस चीज को लेके। बहुत सारे ऑनलाइन चीजें यहाँ पर अवेलेबल है जिसको लेके आप सीख सकते हो, थोड़ा इस चीज को लेके केयरफुल रहना। दानिश जी, आपका थोड़ा सा मतलब, आपको तो लॉयर पर्सपेक्टिव से आपको तो इतनी इंसाइट्स है इस पूरे केस के ऊपर, तो आप थोड़ा सा ये करिए। मैं काशिफ भाई की स्टोरी सुन रहा था पूरी, हाँ, और इन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल जो है रिमार्क्स दिए, अपना फीडबैक शेयर किया कि कैसे पहचानना है किसी भी पॉन्जी स्कीम को, और क्या 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 वो अलार्मिंग चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जो स्टोरी सुनाई उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल था इनका दोस्त, वो बहुत करीबी था। लेकिन कभी कभार, मतलब जिसमें मेरा भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होता है, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स में ज़्यादातर आपको एक दोस्त का फ़ोन आएगा 4 साल बाद, 6 साल बाद। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कोई आपका दोस्त आपको 4-6 साल बाद याद कर रहा है, तो आप मतलब थोड़ा सा आप इस तरफ ध्यान आपका जरूर जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है आज अचानक, क्योंकि अगर उसे याद करना होता तो वो 1 साल के अंदर भी कर सकता था। ये बड़ा अच्छा। तो मेरे साथ ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे एक दोस्त का फोन आया 4-6 साल बाद,
और बोला कि कोई किसी से मिलवाना है, कोई लीगल एंगल है जो फंस गया है और आपसे मीटिंग करनी है। तो सिंस प्रोफेशनली आई एम एन एडवोकेट, तो मुझे लगा चलो काम आ रहा है, धंधा आ रहा है, जाके मिलते हैं। अब मैं गाड़ी उठाई, मैं चला गया, बहुत दूर जाना पड़ा मुझे। वहां पे जाके मैं बैठा किसी रेस्टोरेंट में, उन्होंने मुझे बैठाया और मेरे सामने लाके जो है वो कौन सी गाड़ी थी उनकी, BMW या मर्सिडीज, उसकी चाबी रख दी। तो मैं सबसे पहला अलार्म तो मेरे लिए वो था कि ज्यादातर MLM स्कीम में जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं या जिन्होंने लॉस उठाया है, वो इस बात को समझ जाए जैसे बड़ी गाड़ी की चाबी उनके सामने रखी जाए और एक तरीका होता है रखने का, वो भी। तो वो इस बात को समझ जाए कि आगे कुछ ना कुछ होने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है। फिर उन्होंने मुझे उठाकर एक MLM स्कीम जो कि बिटकॉइन से रिलेटेड थी वो पिच कर दी। तो मतलब ऐसा करीबी दोस्तों के साथ ही नहीं, बल्कि 4-6 साल बाद जो दोस्त आपको याद कर रहा है वो भी जो है आपके साथ ऐसा कर सकता है। या वैसे जो करीबी दोस्त होते हैं, जैसे काशिफ भाई का पर्टिकुलरली केस है, वो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई मेरे लिए एक अच्छी, जो मुझे अच्छी अपने लिए पसंद आ रही है चीज, वो इसका भी फायदा हो जाए। लेकिन जो ये 4-6 साल वाले दोस्त होते हैं, ये आपके पास तब आते हैं जब इन्हें पता है कि मैं फंस गया हूँ। अब जो है मुझे अगला बकरा कौन फांसना है, तो वो 4-6 साल वाला फोन आएगा आपको। एनीवे, तो ये जो गेन बिटकॉइन का अमित भारद्वाज की जो खबर आई है कि ही इज नो मोर, तो उसके बाद काफी क्वेश्चंस भी थे लोगों के, पैनिक भी था। तो ये बहुत अच्छा सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा डिटेल, जैसे अभी काशिफ भाई ने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की हैं जो कि फैक्ट्स हैं, जैसे कब से शुरू हुआ, क्या स्टेजेस थी, तो ये डिटेल्स आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेंगी। एनीवे, ये मतलब मेरी जो नॉलेज में है कि ये पूरी कहानी शुरू हुई है 2014 में। इन्होंने हाई कार्ड करके एक बिटकॉइन बेस्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आए थे ये लोग, अमित भारद्वाज, हाई कार्ड करके। फिर उसके बाद 2015 में एक वेरिएबल टेक PTE लिमिटेड करके सिंगापुर की कंपनी थी, वो इन्होंने एस्टेब्लिश की। तो वेरिएबल टेक PTE लिमिटेड से इन्होंने गेट बिटकॉइन को स्टार्ट किया था। यहाँ पे भी कंपनीज थी, लेकिन मेनली जो कंपनी जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इनिशियली, वो सिंगापुर की कंपनी थी। और इन्होंने जो है गेन बिटकॉइन स्टार्ट किया और काशिफ भाई ने उस स्कीम के बारे में बताया कि भाई 10% पर मंथ के हिसाब था, जितना भी आपका कैपिटल होगा उसका 180% आपको लौटाते थे। तो ये 2015 से लेकर 2017 तक चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि आगे, क्योंकि पॉन्जी स्कीम थी, कभी ना कभी लोगों को पहचानना था। 2 साल एक पॉन्जी स्कीम के लिए बहुत लंबा टाइम होता है, लोग 2 साल में पहचान जाते हैं। उस टाइम बुलरन वाला टाइम भी था, 2017 का बुलरन आने वाला था, तो लोग बिटकॉइन की वैल्यू भी समझने लगे थे। पहले लोग बिटकॉइन के समझते थे ठीक है क्रिप्टो है, फिर लेकिन हल्के हल्के जैसे जैसे अवेयरनेस आनी शुरू हुई लोगों के बीच में, लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि हमने एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज अपनी किसी गलत या किसी और के हाथों में दे दी है। अब वो गलत तो सही हो, वो बात और है, लेकिन मेरे हाथ से वो चीज निकल चुकी है। तो 2017 की स्टार्टिंग में इन्होंने एमकैप वाला जो शिफ्ट किया है, जो पे आउट ये एमकैप में देना शुरू किया, 2017 की स्टार्टिंग में इन्होंने देना शुरू कर दिया। वहां से लोग जो है वो उनका जो पेशेंस था वो लूज कर गए। और उसके बाद जो मतलब इनके आपस में इंटरनली जो भी लोगों ने बोला होगा, इन्होंने नहीं माना होगा। उसके बाद 2017 में बहुत सारी FIRs लॉन्च हुई हैं स्टार्टिंग में। फिर ये जो समझ में आता है रिपोर्ट्स को देखकर, वो ये है कि 2017 में इन्होंने गेन बिटकॉइन बंद कर दिया। फिर ये देखा जाता है कि GB21 करके एक और नई स्कीम इन लोगों ने निकाली, GB21 करके। और GB21 इज स्लाइटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, कि उसमें जो है वो आपको 4 महीने तक अलग रिटर्न मिलेगा, उसके बाद 5 से लेकर और ज्यादा रिटर्न मिलेगा अगर आप कैपिटल रखोगे, इस तरीके का था। तो फिर बस फिर अपना FIRs जब बहुत सारी हुई तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद 2018 में जो है वो अमित भारद्वाज को अरेस्ट किया है पुलिस ने। फिर जब इसकी बेल हुई है, जब ये अरेस्ट हुआ है उसके बाद इसकी बेल हुई है, तो बेल के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक क्यू एन क्राई हुआ कि भाई इसको आपने बेल दे दी
और ये तो मतलब ही विल रन अवे, और बहुत सारे इन्वेस्टर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मतलब जो ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का जो प्ली था, तो वो फिर बाद में कैंसिल हुआ, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं माना कि भाई हम बेल कैंसिल कर दें, क्योंकि मेडिकल रीजंस बहुत ज्यादा कंपेलिंग थे। इसकी किडनी फेलियर हो चुका था, बिना मेडिकल सपोर्ट के बड़ा मुश्किल था कि कस्टडी में रखें। दानिश भाई, इसमें एक जो क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा, आई एम श्योर काफी लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि जैसे अभी अमित भारद्वाज की जो डेथ है वो यहाँ पर हो गई है एंड बहुत सारे लोगों के केसेस चल रहे हैं, तो क्या अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये केस जो है आगे चल सकते हैं, उनके पैसे जो हैं शायद में भी कुछ रिटर्न यहाँ पर आ पाए? आपके क्या व्यू पॉइंट्स इस पे? बिल्कुल, अगर जो ये केसेस हैं, जो एफआईआर्स हैं, इनमें जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे हैं, यानी कि जो अक्यूज्ड हैं एफआईआर्स के अंदर, वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। अमित भारद्वाज के साथ और भी अकम्पलिसेस को चार्ज किया गया है हर एक एफआईआर में। तो खासतौर पे जो 2 एफआईआर्स हैं पुणे के अंदर, जिसमें से एक दत्तावादी पुलिस स्टेशन है, एक नीगड़ी पुलिस स्टेशन है, 2 में है जो मेन एफआईआर्स हैं। तो उसके अंदर सिर्फ अमित भारद्वाज ही नहीं बल्कि और भी अकम्पलिसेस हैं जिनके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। तो बिल्कुल, अगर अमित भारद्वाज जब दुनिया में नहीं है तो उसके जो और अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट में केसेस एज इट इज चलेंगे, क्योंकि इसमें मतलब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर को अक्यूज्ड है तो केस चलेगा, लेकिन खास तौर पर मैं समझता हूं क्योंकि जो चार्जेस हैं उसके अंदर 120 बी यानी कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और 34 जो कि कॉमन इंटेंशन की बात करता है, ये दोनों चार्जेस हैं। और ये दोनों चार्जेस जो है बाकी सारे अक्यूज्ड को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल बना देते हैं। तो ये केसेस बिल्कुल चलेंगे और ऐसा नहीं है कि केसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा दानिश, सपोज करो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुछ तो एफआईआर हुई होंगी वो डायरेक्ट अमित भारद्वाज के नाम पे हुई होंगी, और कुछ एफआईआर जो होंगी वो डायरेक्ट कंपनी के नाम पे हुई होंगी, और कुछ होंगी जो जिसमें अमित भारद्वाज के साथ कुछ 1-2 और लोगों को शामिल किया होगा। 3 कैटेगरीज की एफआईआर होंगी। तो जो सिर्फ अमित भारद्वाज के अगेंस्ट थी, क्या वो ड्रॉप हो जाएंगी? वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि डेटा मेरे सामने अवेलेबल नहीं है, ना ही मैं गेन बिटकॉइन के किसी भी केस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो गेन बिटकॉइन जो स्कीम थी उसमें रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, जो मतलब जो उनका नॉर्मल तरीका था वो ये था, रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, वो इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाते थे और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आते थे। तो ऐसा बहुत कम या कमी से हुआ होगा या कभी हुआ ही नहीं होगा कि अमित भारद्वाज खुद जाके किसी को स्कीम पिच कर रहा है और उसने डायरेक्टली जाके स्कीम पिच की और उसके बेसिस पे एफआईआर हो गई। ऐसा बहुत कम हुआ होगा। बल्कि होता क्या है कि नीचे से एफआईआर ऊपर वाले लोगों के अगेंस्ट में होती है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आया मेरे पास, अब मैंने देखा इसके अगेंस्ट तो होगी, अब कंपनी के अगेंस्ट में भी करूंगा और जो कंपनी के ओनर्स है उसके भी अगेंस्ट में करूंगा। तो रिप्रेजेंटेटिव के जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बेसिस पे एफआईआर कंपनी और ओनर्स के अगेंस्ट में होती है, क्योंकि जो ओनर्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली खुद पिच नहीं करते। ऐसा होता है, कंपनी के ओनर्स या शेयर होल्डर्स कभी खुद नहीं पिच करते, एम्प्लॉयज कर रहे होते हैं या उनके जो भी अंडरस्टैंडिंग, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होती होगी वो उस हिसाब से पिच करते होंगे। और ऐसे ही भी गेन बिटकॉइन में तो बहुत सारी एफआईआर जो है वो अलग अलग लोगों के नाम पे हैं, और साथ में अमित भारद्वाज कंपनी का भी नाम है, बल्कि अमित भारद्वाज के फादर, उसके ब्रदर अजय भारद्वाज और देयर इज सम आई थिंक महेंद्र भारद्वाज, इनके भी नाम है। बट कुछ पॉसिबिलिटी लगती है यहाँ पर कि जैसे इतने लोगों के बिटकॉइन गए, क्योंकि जो मैं रिसर्च कर रहा था और देख रहा था, मतलब इतना ज्यादा कुछ रिकवरी हो नहीं पाई है। मे बी आई एम रॉन्ग, आप इसके ऊपर बता पाओगे? तो इतना जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो इनिशियली ये 2000 करोड़ का पूरा स्कैम था, जो 20,000 करोड़ है, एंड ये तो मतलब नोन फिगर्स हैं जो हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्योंकि अब उसका कुछ मतलब यहाँ पर मिला नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनको पैसे यहाँ पर रीइंबर्स हों या नहीं, मतलब क्या लगता है आपको? ये मेरे हिसाब से रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो एक रिपोर्ट में मैंने कहीं पढ़ा है कि टोटल जो फिगर जो पुलिस जिस फिगर को देख रही है सीरियसली, वो 82,000 बिटकॉइन है। टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन 82,000। 3 बिलियन डॉलर, 3.6 बिलियन डॉलर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी चीज का कुछ बेसिस होता है। अब जब यहाँ पे इन लोगों ने पता लगाया तो जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने यहाँ पे खरीदी थी,
इस स्कैम के चलते। वो दुबई के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मरीना में कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, और जुमेरा लेक टावर्स पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे पूरा कमर्शियल एरिया है जुमेरा लेक टावर्स, और भी बुर्ज खलीफा में भी कोई प्रॉपर्टी थी। तो काफी पैसा साइफन ऑफ करके वो प्रॉपर्टीज यहाँ वहां ली गई थी। काशिफ भाई बहुत हंस रहे हैं। यार उसमें मैं कह रहा हूँ कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ 1-2 कमरे मिल जाए बुर्ज खलीफा में, मैं विल बी हैप्पी रिटर्न। मैंने काशिफ भाई ने अर्ली सपोर्ट किया है बुर्ज खलीफा मतलब में। मेरा बुर्ज खलीफा कब में यार, जो हमारे मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मत गिनाओ यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मेरा ही है वो मरीना, वो मैं जाके ले लूं उससे। एक जो चीज मैंने बहुत ज्यादा रियलाइज करी दानिश भाई एंड काशिफ भाई, जब मैं देख भी रहा था, तो मैंने ये नोटिस किया कि अमित भारद्वाज 2015-16 में वेल नोन सेलिब्रिटी था क्रिप्टो स्पेस में, अगर देखा जाए कि इंडिया में मतलब ही वाज वेरी वेल नोन। 3-4 जो अपनी बुक्स थी वो यहाँ पर निकाल रखी थी। सेलिब्रिटीज मतलब उनके बारे में ट्वीट कर रही है, उनके बुक्स के बारे में, टीवी पे इंटरव्यूज आ रहे हैं, न्यूज चैनल के ऊपर जगह जगह बात करें। इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में मतलब काफी वेल नोन नेम था। एंड अगर आप देखते हो, मतलब मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था, एंड एक्चुअली में जैसे आपने भी काशिफ भाई बताया कि ये एक्चुअली में बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलमोस्ट 3.5% की जो हैश रेट थी उसको कंट्रोल कर रहे थे। मतलब एक्चुअली में इनके माइनस थे जो बिटकॉइन को माइन कर रहे थे। जब ऐसे वेल नोन इंसान को आप देखते हो और इतनी सारी चीजें देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि इतने वेल नोन है, कोई चीज ऑफर करेंगे अच्छा होगा। और फिर वैसे लेवल से एकदम मतलब गोइंग बैड एंड ये सारी एमएलएम वाली स्कीम करना, वो भी एक बहुत बड़ा लेसन है। मतलब मेरे को लगता है कि ये साफ साफ ये सिखाता है आप किसी इंसान को कितना ही ट्रस्ट करते हो, वो कितना बड़ा आपके सामने सेलिब्रिटी हो, आपको लगता हो क्रिप्टो में कितना पुराना है, कभी भी किसी इंसान को ट्रस्ट मत करो, खासकर जब आपके वो पैसे की बात आती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब वो एकदम से ही कैन टर्न बैड एंड वो भी इसी तरह की जो गलत स्कीम है के ऊपर यहाँ पर पुश कर पाए। मुझे लगता है एडी के बहुत अच्छी चीज मेंशन करी कि मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था अमित भारद्वाज का उस जमाने में, और 2014 was the time when he first thought about revolutionary e-commerce platform based on Bitcoin. तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को, however these two things are unrelated, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके देखना चाहिए। जैसे कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसमें सतोशी ने भी ये बात बोली है कि माइनर्स जो कि ऑनेस्ट माइनर्स हैं, वो हमेशा हमेशा जो भी वो जैसे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं माइनिंग प्रोसेस में, तो अगर कोई आप हैश पावर गेन कर लेते हो सिग्निफिकेंट, तो उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आप अपने ही ट्रांजेक्शंस को जो है वो इनवैलिडेट, यानी कि आप बिटकॉइन नेटवर्क है उसको आप नुकसान पहुंचा के क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और आखिर में आप ये पाओगे कि अगर आप ऑनेस्ट होते तो ज्यादा फायदा उठा पाते उस चीज का। तो 2014 में कोई बंदा बिटकॉइन की एप्लीकेशंस लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स निकाल रहा है, माइनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपनी माइनिंग कंपनी खोल रहा है, कि अगर वो बंदा उस चीज को ऑनेस्टली, अभी वैसे एलिगेशंस है, देखिए जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती तो लीगली स्पीकिंग वो सब कुछ एलिगेशंस है, हम और आप कुछ भी सोचें, लेकिन लॉ हमें ये बात कहने से या समझने से या यकीन मानने से रोकता है कि एक्चुअल में क्या ऐसा हुआ भी था या नहीं। वो तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबके लिए मान्य होगा और वही बात फाइनल होगी। लेकिन जो एलिगेशंस है उसके हिसाब से पता लगता है कि अगर ऐसा हुआ होगा और वो ऐसा ना करके अगर एक जेन्युइन प्रोजेक्ट्स लेके आते और उसके ऊपर मेहनत करते, तो 2014 का टाइम कितना गोल्डन टाइम था। एब्सोल्युटली, वही बिल्कुल सही दो कहा। रास्ते मिलते हैं आपको हमेशा, तो कौन सा रास्ता आप चूज करते हो वो आपके ऊपर है, अच्छा करना है बदमाशी वाला करना है। तो यहाँ पर अब अपन एंड के एकदम थोड़ा सेशन में आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें चाहूंगा जिसके ऊपर आप अपने व्यू पॉइंट्स दें। तो जैसे ये स्कैम अगर हम देखेंगे, बहुत तरह तरह के स्कैम है जो हमको क्रिप्टो करेंसी के साथ यहाँ पर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ हिंट्स आप देना चाहेंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में देख रहे हैं तो ये कुछ हिंट्स को आप थोड़ा सा देखिए जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि यहाँ पर जो ये चीज़ है ये मे बी एक स्कैम यहाँ पर पोटेंशियली निकल सकती है। काशिफ भाई, दानिश भाई, अगर आप दोनों अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर करना चाहें। दो तरीके के स्कैम्स हैं क्रिप्टो के अंदर, एक एक पॉन्जी स्कीम्स, एक एमएलएम स्कीम्स हो गई, और एक जो दूसरे तरीके की स्कीम्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो के अंदर ही जो आपके टोकन्स आ रहे हैं या आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जो पॉन्जी स्कीम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। कोई भी आपको फिक्स रिटर्न की बात कर रहा है, कोई भी आपको अगर ये कह रहा है कि ये एफिलिएट लिंक जो शेयर कर, इसके थ्रू तेरी जितनी ज्वाइनिंग्स आएंगी उस पे तेरे को और
रेफरल मिलेगा। तो वो ऐसी कोई भी अगर आपको एमएलएम स्कीम है तो आप बिल्कुल आप समझ जाओ कि ये बहुत बुरी तरीके से एंड करेगी। लेकिन क्योंकि ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना, मैंने आपको 2-3 टिप्स बताए कि आपको रेफरल इनकम, आपको जोड़ने पे, आपको पार्टीज में ले जाया जाएगा, आपको कॉन्फ्रेंस पे ले जाया जाएगा। अभी तो कोविड चल रहा है, वरना होटल्स के अंदर आपको एक बैंक्वेट हॉल के अंदर ले जा के खाना खिलाया जाएगा, प्रॉपर आपकी आवभगत की जाएगी, कुछ ऐसे सपने दिखाए जाएंगे आपको, फिर बार बार फॉलो अप आपका बहुत तगड़ा होगा, और कुछ ऐसे आपके इमोशंस के साथ आपको एक सपनों की तरह एक दुनिया दिखाई जाएगी। तो वो आप समझ जाओ कि वो एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर लगा रहे हो तो आप लिटरली ये रिटर्न गारंटी है कि वो आप बुरा ही एंड होगा। क्रिप्टो के अंदर तो यार हमने देखा ही है, आईडी दिन प्रतिदिन एक चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्रिप्टो में दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स और एक मीडिया जनरेट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, देखिए, कुछ जो एक मीडिया है, एक सेगमेंट है जो कॉइन्स की बातें कर रहा है, स्मॉल कैप्स, छोटे छोटे कॉइन्स की बातें कर रहा है, और वो ऐसे कॉइन्स हैं जिनका कोई यूज केस नहीं है, कोई फंडामेंटल उनका यूज केस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है कि यार ये वाला ले लो, ये रातों रात अमीर हो जाओगे, रातों रात 100x 50x इस तरीके के कॉइन्स, आपको ये ले लो। कुछ के तो थंबनेल्स ऐसे आ रहे हैं यूट्यूब पे, जहां पे थंबनेल्स में लिखा होता है मेरे कहने पे 5 कॉइन्स में लगा दो या 4 में लगा दो। इस तरीके के जो आप मीडिया है, और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीग्राम पे अगर कोई दावा कर रहा है, आप समझ जाओ कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट, आप अगर सिर्फ ये फोमो करके अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कि यार काश में शायद मेरा तुक्का लग जाए, शायद मेरा लक इस वक्त कामयाब हो जाऊं मैं, तो आप अगर ऐसे ऐसे कॉइन्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में और ऐसे मीडिया हाउसेस को सुन के अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप गारंटेड है कि आप नुकसान में जाओगे ही जाओगे। आपको आजकल एक और तरीके का चल रहा है, आपने देखा होगा एडी, कि मेटा मास्क के और ट्रस्ट वॉलेट के जो एक फर्जी ट्विटर पे वो बन जाते हैं अकाउंट्स। जैसे ही आप कोई मेटा मास्क या ट्रस्ट वॉलेट डालते हो, वो बॉट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करने पहुंच जाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपको डीएम कर रहे हैं डायरेक्टली, कुछ ऐसे लोग हैं आपको डीएम करके आपको स्कीम्स के बारे में बताएंगे और आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे। कुछ स्कैमर्स हैं, आपको ये बड़ा ध्यान देना है, इस टाइम सोशल मीडिया पे स्कैमर्स बहुत चल रहे हैं। आईडी के कितने सारे बने हुए हैं, मेरे कितने सारे बने हुए हैं, जो वो प्रोफाइल्स बना लेते हैं, फिर आपको वो कांटेक्ट करते हैं, डीएम करते हैं। इम्पर्सोनेशन पे अभी रिसेंटली किसी शख्स ने मेरा मतलब इम्पर्सोनेट किया और किसी और शख्स को उसने कन्विंस करके $500 उसने दे दिए। सोचो, मतलब मैं तो कभी इन्वेस्टमेंट और ऐसे कॉइन्स की बात भी नहीं करता, तो मुझे तो एडी तुम्हारे बारे में लगता है कि यार मतलब कितना डिफिकल्ट है ये, परेशान है वो तो, मतलब इस लेवल का बढ़ गया है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। तो और अच्छा, टेलीग्राम के अंदर भी आपको बड़ा ध्यान देना है कि टेलीग्राम जनरली जो टेलीग्राम की कम्युनिटी होती है, वहां पे भी इस तरीके के लोग बहुत हैं कि सामने से आपको एकदम लगेगा कि बिल्कुल लेजिट है, लेकिन जब आप उनसे डीएम में आपको कुछ ना कुछ वो इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं। ये बहुत तरीके के क्रिप्टो में आपको ये समझ के चलना है कि आपका कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है। अगर आपका नुकसान हो गया, आप ये लेके चलो आप ही जिम्मेदार हो, और बहुत कम लीगल, क्योंकि क्लैरिटी है नहीं, और दानिश हमारे साथ बैठे हैं, मेंटल हरासमेंट बहुत होती है। क्रिप्टो का केस अगर आपने डिसाइड कर भी लिया कि आप इसको परस्यू करोगे, आप ये लेके चलो कि आप कितने भी आप फेयर हो, कितना ही आपका नुकसान हुआ हो, आपको ये भी लेके चलना कि आपकी मेंटल हरासमेंट भी होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन क्रिप्टो के मामले में एक्स्ट्रा स्लो है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आज भी काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने देखा है कि दानिश ने एक बार एक जज को बिटकॉइन की एक्चुअल में डेफिनेशन बताई थी कोर्ट रूम के अंदर, तो जजेस को नहीं पता बिफोर दे अराइव ऑन अ वर्डिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे शहर में दानिश ने बिल्कुल ठीक बोला कि पुलिस थाने में अगर आपको क्रिप्टो समझाना हो तो कैसे आप समझाओगे। तो ये सारे डिफिकल्ट इश्यूज हैं, इसीलिए आपको और सतर्क होकर चलना चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि यार मैं ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट ना करूं, और थोड़ा सा अपनी ग्रीड पे कंट्रोल करो। आप वही तो हो यार जो पहले एफडी में खुश था, आज से 6 साल पहले आप 8% 10% में खुश थे। अब आपको यार ये रातों रात एक हफ्ते में 100x 50x 40x चाहिए, ये कौन सी दुनिया में आ गए हो यार तुम। मतलब ये कोई चमत्कारी दुनिया नहीं है, एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे ऑर्गेनिक तरीके से इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, वैसे ही ये ग्रो कर रही है। इसके अंदर आप धीरे चलिए और स्ट्रॉन्ग कदम उठाइए।
मुझे लगता है याडी के जिस तरह के स्कैम्स 2019 एंड से लेकर और 2020 के आखिर तक अगर मैं बोलूं तो जिस तरह के स्कैम्स हुए हैं वो ज्यादातर मतलब वो कॉन्सिक्वेंस हैं जब ये अपना आरबीआई ने जो बैंकिंग बैन किया उसके बाद क्या हुआ कि आपका लेजिटिमेट बैंकिंग प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। अब बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी एक्सचेंजेस के पास, तो एक P2P मॉडल हमारे सामने आया, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग का, जिसमें आपके पास ये ऑल्टरनेट था कि आप ऑन रैम्प करने के लिए डिपॉजिट्स को आप किसी और को बेच सकते थे और उससे खरीद भी सकते थे। तो दोनों ही चीजें थी, ऑफ रैम्प भी कर सकते थे, ऑन रैम्प भी कर सकते थे P2P ट्रेडिंग के जरिए। तो P2P ट्रेडिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा फ्रॉड सामने आए हैं 2019 में, 2018 फॉरवर्ड बैंकिंग बैन के बाद से शुरू हुआ और जब तक दोबारा ये, बल्कि अभी भी जो P2P लोग करते हैं वो काफी लोग फेस कर रहे हैं कि ये इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके साथ स्कैम नहीं होगा। और उसकी सीधी सीधी वजह ये है, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग में क्या होता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा आ रहा है ना, मान लो मैंने क्रिप्टो सेल किया तो एस्क्रो हुआ, एस्क्रो होने के बाद जो बायर था उसके अकाउंट में रिलीज हो गया, ट्रांसफर हो गया, और मेरे पास जो पैसा आया है मेरे बैंक अकाउंट में, अब क्या है कि मैं चेक नहीं कर सकता हूं कि वो किसके बैंक अकाउंट से आ रहा है, क्योंकि मैं जो द पर्सन हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन, आई डू नॉट नो हिज नेम, राइट, बिकॉज दिस एंटायर डील हैज बीन डन बाय द एक्सचेंज। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके बैंक अकाउंट से पैसा आया। ज्यादातर P2P फ्रॉड्स में ये होता है कि जो ये पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ये इलेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होता है। होता यह है आप बिल्कुल ठीक चलता रहता है 1 महीने तक, 15 दिन तक, अब वो डिफरेंट टाइम फ्रेम है, लेकिन क्या होता है जिसके अकाउंट से पैसा निकला होता है ना, जिसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, अब वो हैक हुआ हो किसी का अकाउंट या किसी और वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, वो बंदा कुछ दिन बाद जाता है और एक कंप्लेंट लॉन्च करता है किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसमें वो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट में लॉन्च करेगा? ऑब्वियसली उसके आपके अलावा उसके पास तो कोई और नाम नहीं है ना, क्योंकि आप ही के बैंक अकाउंट में पैसा गया है। तो अब जो है वो आपको पूरा जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि भाई मैं नहीं था, एक्सचेंज थी बीच में, एस्क्रो थी और किसी और के अकाउंट में पैसा गया है। फिर वहां पे एक और नई कहानी शुरू होती है कि एक्सचेंज से आप KYC सिक्योर कीजिए, वो आपको KYC शेयर करेंगे, फिर वो देंगे, मतलब आप एक लीगल ट्रबल में आ जाते हो, बार बार आपको समन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको यही, क्योंकि जब बंदा बताएगा कि आपके अकाउंट में पैसा गया है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो आप फौरन जो है बिटकॉइन इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्रिप्टो वगैरह। तो क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लेजिटिमेसी इस चीज के साथ नहीं जुड़ी हुई है जनरली, तो पुलिस वाले भी ये समझ लेते हैं स्टार्टिंग में कि शायद गलती आप ही की है, तो वो आपको फिर उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, आपको बुलाएंगे कि नहीं आप थाने आ जाओ। तो ये सारी चीजें होती हैं। इस वजह से मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास लेजिटिमेट ऑप्शन है ना बैंक के थ्रू, तो आप कभी भी P2P इस्तेमाल मत करो। और ये सिर्फ अपनी इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के भी बारे में बात कर रहा हूँ। रादर मैं अगर एक्सचेंज का नाम लूँ, बाइनेंस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई हैव पर्सनली डेल्ट विद द केस where one person was defrauded because of this P2P fraud on Binance also. अब उसमें बाइनेंस की गलती नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह है कि क्योंकि वो एज एन एस्क्रो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो KYC आप कर रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन P2P को अगर जनरली अवॉइड किया जाए तो इट विल बी रियली गुड, क्योंकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहते हो। अच्छा, क्या एक नया ट्रेंड सामने आया 2019 में कि जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना 10,000 20,000 के, बंदों ने क्या किया कि P2P में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा पहले 10,000 20,000, और उसके बाद वही बंदा जिसने आपको क्रिप्टो बेचा है, जिसने क्रिप्टो आपसे खरीदा, जो बायर है, और आपके अकाउंट में उसने पैसा भेज दिया, वो क्रिप्टो तो उसके पास पहुंच ही गया। अब वो क्या करेगा, रिमोट एरिया से जहां का वो रहने वाला होगा, यानी कि वो एरियाज आसाम के हो सकते हैं, ठीक है, वो एरियाज अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है, बिहार के किसी गांव से हो सकता है, यूपी के किसी रिमोट एरिया से हो सकता है, वहां पे वो जाके कंप्लेंट देगा कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया। अच्छा, हाँ, मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। तो अब क्या है, अब पुलिस को आप
सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि आप एक रिमोट एरिया जो कि रूरल एरिया की जो पुलिस है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, जिस बंदे के जो जेन्युइन बंदा है, जिसने जिसने क्रिप्टो रिसीव किया है, वही आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाल रहा है कि इसने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे असम में किसी पुलिस वाले को, किसी छोटे से पुलिस स्टेशन के, कि भाई आप ये इस वजह से नहीं था, इसी ने क्रिप्टो लिया है मुझसे। तो ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जेन्युइन बायर ने आपके अगेंस्ट में केस डाल दिया है। और यही चीजें ध्यान में रखते हुए 10-20 हजार रुपए के लिए, मतलब इतने अमाउंट के लिए? 10-20 हजार के लिए इसलिए होता है, इसके पीछे भी एक वजह है क्यों 10-20 हजार मैंने मेंशन किया, क्योंकि 10-20 हजार के लिए एडी कोई दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के असम तो जाएगा नहीं, बिहार तो जाएगा नहीं। तो बंदे क्या करते हैं, बंदे बोलते हैं अच्छा, कोई लोग जो है लीगल एडवाइस के लिए भी आते हैं, तो यू आर बेसिकली इन सीरियस ट्रबल ऑन द एडवाइजरी साइड ऑल्सो। क्योंकि आप क्या एडवाइस करोगे, आप उसको बोलोगे नहीं नहीं फाइट कर, किस चीज के लिए फाइट करूं, 15,000 रुपए के लिए, और सर फीस कितनी है वो बताना। तो वहां पे एक तरह का जो है वो डायलेमा क्रिएट हो जाता है कि अब किया क्या जाए। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है इसमें कि लोग बोलते हैं यार मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा, अब मुझे जाना पड़ेगा असम, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे ज्यादा पैसे तो ट्रैवलिंग और इसमें खर्च हो जाएंगे मेरे, फिर वहां पे जाके क्या हो तो वो भी मुझे नहीं पता है। तो लोग क्या करते हैं, 15,000 रुपए बोलते हैं पुलिस वाले को कि उसका अकाउंट दो, मैं 15,000 ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरह के भी केसेस हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए, जैसे अभी जब आरबीआई का बैन आया था तो P2P का काफी यूजेज जो है, क्योंकि पहले इतने ऑप्शंस नहीं थे, पुराने चलो यूज थे, लेकिन काफी ज्यादा वहां पर जो यूजेज है वो यहाँ पर चालू हो गया। लेकिन अब तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो मतलब जैसे अगर आप खुद भी अभी केसेस जो दानिश जी ने यहाँ पर शेयर करे, आप खुद भी उससे आइडिया लगा सकते हो, बिकॉज आपको नहीं पता किस अकाउंट से पैसा आ रहा है। कल को बंदा कुछ इलीगल काम कर रहा है, कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कल को तब भी अगर वो पकड़ा जाता है तो ये देखा जाएगा उसने ट्रांजेक्शन किसके साथ करे। और जब उसको देखिएगा कि ट्रांजेक्शन इस बंदे के साथ है, तो फिर आपको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है कि आपने क्यों ट्रांजेक्शन किया, ये देखने के लिए कहीं आप लिंक तो नहीं है। तो बहुत अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। अगर किसी गलत ट्रांजेक्शन के अंदर आप फंस गए तो एक वो प्रॉब्लम जो है बन जाती है। जब ऑप्शन नहीं थे तब बात अलग थी कि आप बेस्ट कोशिश करके ट्राई करो कि सारी इन्फॉर्मेशन लो। लेकिन अभी जिस तरह का सिनेरियो है, ये केसेस सुनने के बाद वी होप आपको भी एक आइडिया मिल गया। बेटर ये है कि आप किसी पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के ऊपर अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाओ, उससे बेटर आप जो इंडियन एक्सचेंजेस है उसको वहां पर यूज करो, क्योंकि वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बिटकॉइन आप जो बाय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, वो उनके थ्रू हो रही है। तो कल को आप किसी ऐसे केस में नहीं फंस सकते जहां पर किसी रैंडम बंदे से आपने ट्रांजेक्शन किया और कल को यू नेवर नो वो बंदा किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। एक और चीज ऐड करूंगा एडी यहाँ पे, फ्रॉड को पहचानने के लिए ना किसी भी चीज में ना फोमो इन नहीं करना है आपको, बहुत केयरफुली उसको वॉच करो, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्या होता है कि यूनिस्वैप पे कॉइन लॉन्च होता है तो उसके बहुत सारे जो है वो क्लोन्स भी लॉन्च होते हैं साथ साथ, है ना, लोग अपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख। तो मैंने खुद उसके अंदर $1,500 गंवाए हैं, मैंने खुद गंवाए हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डाल के मैंने $1,500। और वो मैं अभी भी ना मेटामास्क में उसको लाइव रखता हूँ, वो जो मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं, कुछ होंगे करोड़ों कॉइन्स वो, ताकि वो मुझे याद रहे कि देख तुमने एक बार ये किया था, ठीक है। मीम कॉइन बाय कर रहे थे क्या आप कोई? नहीं नहीं, मीम कॉइन बाय नहीं कर रहा था मैं, कोई बहुत ही जेन्युइन कॉइन था लेकिन उसका क्लोन बना हुआ था। और क्लोन के ऊपर ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रॉड मैं बताऊं आपको, जो पीछे मेरी नजर में आया, और एक बंदा जिसमें डिफ्रॉड हुआ था, वो बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, कि एक बंदे ने अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है। मौका मिला तो उसको मैं आपके थ्रू जो है उसको अनमास्क भी करवाऊंगा। उसने अपना टेलीग्राम चैनल बनवा रखा है, ठीक है। अब वो टेलीग्राम चैनल मोनोलॉग है, समझना बात को, मोनोलॉग है। अब उसमें हल्के हल्के बंदे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। उसमें अकेला वो खुद ही बात करता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछने वाला होता है और वही आंसर देने वाला होता है। होता क्या है कि वो हर हफ्ते या 15 दिन में एक काइंड ऑफ इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जिसको मतलब आप पंप इवेंट कह सकते हो। उसने बता रखा है, उसने ये मोनोलॉग में वो ये बात करता है कि एक कॉइन होगा, आप अगले हफ्ते हम इस कॉइन को पंप करेंगे,
ठीक है। अब हाँ, लोग क्या करते हैं, लोग उसमें फोमो करना, उस लोगों को ये कह रखा है उसने कि ये वक्त होगा जब मैं आपको बोलूं तब उसमें पैसा डालना, ठीक है। और जब फिर उसके बाद लोग उसमें फोमो इन करेंगे, जो मार्केट होगी वो भी पैसा डालना शुरू कर देगी। तो जब वो होगा और जब मैं आपको इंडिकेट करूं तो आप पैसा निकाल लेना, ठीक है जी, राइट, बहुत बढ़िया। लोगों ने इसके अंदर 10-10 बीएनबी, जो लोग मेरे पास आए ये फ्रॉड को लेकर, 10 बीएनबी 20 बीएनबी लोगों ने अपने गंवाए हैं। और वो हर हफ्ते इस पंप एंड डंप स्कीम से, जो कि उसका अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वही वो कॉइन जो है बनाता है, वही टोकन क्रिएट करता है, अपने टोकन की लिक्विडिटी खुद सेट करता है। उसके बाद लोग उसमें पैसा डालते हैं, वो कॉइन ऊपर जाता है और फिर लोगों को बोलता है कि तुम बेच दो, लेकिन वो बेच ही नहीं पाते क्योंकि वो राइट। लिक्विडिटी रिमूव कर देता है। ओह! मतलब ये अच्छा यूनिस्वैप पे लॉन्च कर रहा है अपना खुद का टोकन और फिर हाँ, लोगों को बोल रहा है बाय करो और जब मैं हाँ, सेल कर देना कि ये पंप होने वाला है एग्जैक्टली, कॉइन, लोगों की हाँ, ग्रीड आ जाती है कि हम बाय करेंगे प्रॉफिट होगा, लेकिन जब सेल हाँ। करने जाओ ना सेल कर पाओ ना कुछ कर पाओ, सेल नहीं कर पाते फिर लोग उसे, आपके क्योंकि इथेरियम ऑर्डर गए। एग्जीक्यूट नहीं होता, आपके ओह! बीएनबी फंस गए वहां पे, ठीक है। राइट, अब ये जो है ना, ये चैनल है मोनोलॉग। अब कोई आके इस पे जो डिफ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी, वो उसे हुँ, कुछ कह तो सकता नहीं कि दूसरे लोगों को पता लग जाए, ठीक है। राइट, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली चल रहा है। ऐसा होता होगा कभी कि कम मुर्गे फंसते होंगे, कभी ज्यादा मुर्गे फंसते होंगे, लेकिन हुँ, कुछ ना कुछ जरूर फंस रहा है उसका। अच्छा, अभी तक किसी ने उसे कॉल आउट किया नहीं है बड़े अच्छा, लेवल पे, ठीक है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट ये है, कॉल आउट पे मैं आ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी हम गलत काम देखें ना, तो उसको कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि एब्सोल्यूट, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया ना, तो आप चुप मत बैठो, आप उसे सोशल मीडिया तक तो लेकर आओ। और मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया ही नहीं, सिर्फ अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है ना, तो आपको रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो कानून से हमने ये बात, काशिफ भाई और हमने ये बात काफी बार उठाई है कि भाई अगर आप मान लीजिए आपके अकाउंट से क्रिप्टो हैक हो जाता है या आप गलती से भेज देते हैं, तो उसको जो है ना रिपोर्ट करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे, कल वो जो एड्रेस है जिसमें आपका गलती से गया है, या उसने किसी भी ट्रिचरसली आपके एड्रेस से निकाल लिया, जो भी कुछ हुआ, तो वो जिसमें आपका क्रिप्टो गया है, क्या पता वो कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व हो वो एड्रेस। फिर आपको बाद में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने उसे दिया था या उसने निकाला था। मान लो 5 साल बाद ये बात निकल के आती है, आपसे पूछा जाता है भाई ये एड्रेस है, इसमें आपने ऐसे ऐसे भेजा है, ठीक है, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी याददाश्त के लिए भी ना, अपनी मेमोरी के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक रिकॉर्ड बना के रखो कि भाई यहाँ पे मैंने गलती से भेज दिया था इस एड्रेस पे, या फिर निकल गया था मेरा उस चीज को। और बेटर है कि अगर आप मान लो छोटी चीज के लिए थाने तो जाओगे नहीं, तो आप एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है crime.gov.in, आप उस पर हुँ। जाके भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक जो बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को लेके भी कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे लोगों के साथ अगर वो किसी पॉन्जी स्कीम में फँस गए, जैसे गेन बिटकॉइन जैसी स्कीम है, उसमें फँस गए, उसमें वो स्कैम हो गए या फिर कोई उन्होंने ऑनलाइन कोई चीज़ ऐसी हुई जहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो गया या उनके साथ स्कैम हो गया। तो उनके लिए क्या उनको लीगल एक्शन जो है मतलब आप यहाँ पर दानिश जी आप सजेस्ट करना चाहोगे? मतलब उनको क्या करना चाहिए? उनको पुलिस स्टेशन में जाके उनको एफआईआर कराना चाहिए? उनको ऑनलाइन कुछ करना चाहिए? मतलब क्या उनको स्टेप्स जो हैं यहाँ पर लेने चाहिए या जो लेना चाहते हैं? और मैं साथ में देखिए, ये भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे गेन बिटकॉइन का भी ये केस हुआ, काफ़ी लोगों ने केस फाइल करे। हो सकता है काफ़ी ऐसे भी लोग हों जो अब सोच रहे हों कि हम यहाँ पर गेन बिटकॉइन को लेके जो केस है वो यहाँ पर फाइल करें। तो उनके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं या क्या आप चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करोगे? पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखो, जब भी कोई फ्रॉड हो जाए ना किसी के साथ, तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स आप फौरन जितनी जल्दी हो सके आपसे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करो। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि जो भी उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वॉलेट इंफॉर्मेशन हो, किसी तरह की व्हाट्सएप चैट हुई हो, जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट सही लगता है और आपको लगता है कि इससे मैं अपनी बात प्रूव कर सकता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट आप कोलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट करो। अब जब रिपोर्ट करने की बारी आती है, तो देखो दो तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिसमें पुलिस जो है, पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये वो ऑफेंसेस हैं या वो अपराध हैं जो 3 साल से सजा जिनमें ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा सजा वाले ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनमें पुलिस जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकती बिना उसके। तो अब अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, सीधा आप पुलिस को अप्रोच करोगे,
उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि आप रिटन कंप्लेंट दो, क्योंकि कभी कभी यार ऐसा होता है कि हम लिखते रहते हैं, पता लगा 3-4 दिन पास हो गए और जो आपका क्रिप्टो था वो, अगर मान ली क्रिप्टो की फॉर्म में आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, तो वो सीज हो सकता था सही मोमेंट पे, वो आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स कोलेक्ट करो और जल्दी से जल्दी आप जाके वो 2-1 दिन में आप जाके, वैसे तो 1 ही दिन में पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो रिटन कंप्लेंट अगर नहीं भी है आपके पास, तो आप ऐसे ही वर्बल कंप्लेंट लेके पहुंच जाएं पुलिस स्टेशन। और अब पुलिस स्टेशन जो 2018 में जो एक तरह से पुलिस की जो नॉलेज और बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में जो उनके अंदर अवेयरनेस थी, अब उससे कहीं ज्यादा है। अब हर पुलिस वाला और सारे पुलिस स्टेशन जो है, इनको ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और वैसे भी सब लोग जानते हैं। तो आप जो है वो वहां पे कंप्लेंट लेके जाइए और आप उनके साथ जो भी वो क्वेश्चन पूछे उनको आप कोशिश कीजिए कि वो एफआईआर में कन्वर्ट हो। अगर मान लीजिए अब ये हो सकता है कि वो एफआईआर नहीं ले, उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट तो ले ली, आपको बोल दिया हम देखेंगे, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं एफआईआर का, तो अब आप क्या करोगे कि आप जो उस पुलिस स्टेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि आप एसीपी हो गए, डीसीपी हो गए, आप उनके पास जा सकते हो। ये मैं लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना है। तो मान लीजिए पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, तो आप एसीपी डीसीपी के पास जाके सेम कंप्लेंट दोगे और वहां पे फिर वो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मान लो वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो सेक्शन 156 होता है सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें उसके अंडर आप एप्लीकेशन फाइल करोगे मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है लॉ के अंदर कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के फैक्ट्स बन रहे हैं। तो ये एक तरीका है। मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें अब आप कंप्लेंट जाके फाइल करोगे सीधा मजिस्ट्रेट के पास। उसमें आप मैक्सिमम ये हो सकता है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको फॉरन रिपोर्ट करना है उस इंसिडेंट को, तो आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स के लिए एनसीआर बोलते हैं उसको, एनसीआर के लिए जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन का जो पोर्टल होता है ना, वेबसाइट, उसके ऊपर भी आप जाके उसको रजिस्टर कर सकते हो। उसके ऊपर वो डिजिटल स्टैंप लग के खुद ब खुद आ जाती है, तो एक रिकॉर्ड हो जाता है, टाइम स्टैंपिंग हो जाती है कि हाँ आपने इस टाइम पे रिपोर्ट कर दिया था। तो यही बेसिकली तरीका है। और आप पुलिस ये बात सोच के रखिए कि लीगल रेमेडी को, किसी भी लीगल रेमेडी को परस्यू करने के लिए परसिस्टेंस और पेशेंस, 2 पी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि परसिस्टेंस इसलिए कि आपको आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, आप जब टिके रहोगे, बने रहोगे, टांग पकड़े रखोगे, तभी आपको कुछ हासिल होगा। और पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको बार बार रिजेक्ट किया जाएगा, आपकी बात को डिनाई किया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था, तो आपको बने रहना, लगे रहना है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ज्यादातर जो है वो आपके पैसे, अगर बिल्कुल भी आइडेंटिटीज मिल ही नहीं रही है आपको तो बात और है, अदरवाइज आपको आइडेंटिटी केवाईसी के थ्रू मिल जाती है तो आपकी रिकवरी भी हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका म्यूट है एडी, म्यूट है आप। ये वही मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा था, गेन बिटकॉइन वाला। सेकंड क्वेश्चन की बात जो आप कर रहे हो वो 2017 का ईयर था जब लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ था, क्योंकि 2017 में ही गेन बिटकॉइन में लोगों ने पैसा लगाया था। 2017 से आज हम 2021 में हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा ब्लीक हो जाते हैं कि आप एफआईआर किसी की, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप कोई सीरियस ऑफेंस को लेकर किसी के अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देने पड़ती है कि आप डिले क्यों हुए हो। लेकिन इस तरह का जो मतलब कोई लीगल बैरियर नहीं है कि आप एफआईआर नहीं कर सकते। नॉन सीरियस के लिए है 468 सीआरपीसी में 3 साल का वक्त दिया जाता है कि नॉन सीरियस ऑफेंस है, 3 साल के अंदर का, तो आप 3 साल के अंदर ही कर सकते, मतलब 3 साल की पनिशमेंट जिन ऑफेंसेस में है उनके लिए लिमिटेशन है कि आप 3 साल के अंदर ही करोगे, ये 468 सीआरपीसी कहता है। लेकिन जो सीरियस ऑफेंसेस है, जैसे कि हमने जो ऑफेंसेस डिस्कस किए हैं अमित भारद्वाज केस में, गेन बिटकॉइन केस में, उसमें एक ऑफेंस 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो 10 साल की पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे और आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो लॉस रिकवर होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर सकते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पुलिस के पास जा सकते हैं कि आपका ये डिले जो हुआ है वो क्यों हुआ है। सो
आई थिंक इससे इससे लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। एक तो गेन बिटकॉइन के बारे में भी आई थिंक लोगों को काफ़ी अच्छा, मतलब काशिफ भाई ने, मतलब थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस काशिफ भाई, आपने पूरा जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया, मतलब बहुत लोगों को इससे सीखने को मिलेगा। एंड यही होप करते हैं कि यार आप भी अपने जो आसपास जो लोग हैं उनको भी अवेयर कर पाएँ, आप भी यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पर पैसा होता है स्कैम्स ऑटोमेटिकली निकल के आ जाते हैं। तो हमेशा बड़ा सोच समझ के चलना है, घर से बाहर निकलते हो तो अपने वॉलेट का भी ध्यान रखते हो, कल को कोई चोर चोरी करके नहीं ले जाए। तो क्रिप्टो स्पेस पे भी ये सब कुछ डिजिटल है, लेकिन यहाँ पर भी चोर बहुत सारे हैं जो कोशिश करेंगे चोरी करने की। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके आपको सतर्क यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पर हिंट्स जो है हमारे साथ आज यहाँ पर काशिफ भाई, दानिश भाई दोनों ने यहाँ पर शेयर करें। अगर आपके साथ कल को कुछ केस होता भी है, फ्रॉड होता है, तो क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, बड़े अच्छे से यहाँ पर दानिश जी ने हैं अभी यहाँ पर जो है एक्सप्लेन यहाँ पर करे हैं। साथ में मतलब थैंक यू सो मच काशिफ भाई एंड दानिश भाई फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अब वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों के कुछ पार्टिंग थॉट्स या कोई आप चीज यहाँ पर व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज डेफिनेटली शेयर देम। हाँ हाँ, तो मेरा तो यही है पार्टिंग, जो मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि सपोज करिए कि इतना आपने डिस्कस करा, आपके साथ फिर भी स्कैम हो गया। मान लिया कि आपके साथ स्कैम हो गया, और मान लिया कि आप स्कैम के बाद आपके पैसे रिकवर भी नहीं हुए, ये भी मान लिया। ये भी मान लिया कि आपको पूरा नुकसान हो गया, मतलब अब आपकी कोई भरपाई नहीं कर हो सकती। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों के साथ कि उन ऐसे लोगों को मेरा ये संदेश है कि वो कृपा करके ये ना सोचें कि जीवन भी आपका उसके साथ अंत हो गया। काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर नुकसान सहने के बाद एक ऐसे ज़ोन में चले जाते हैं जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। कई बारी हम इन सारी चीज़ों का ना आपके ऊपर फाइनेंशियली इम्पैक्ट से ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हो। जैसे मैंने अपने जीवन में, मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता था और आज भी समझता हूँ, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम में 2017 में मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ। और ये आदमी, आपको किसी और की हिम्मत नहीं होती है कहने की। आपका परिवार तो आपके साथ खड़ा होता है। आपका परिवार, आपके भाई-बहन, आपकी बीवी, आपके उसकी बीवी के परिवार के लोग सब आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन आप जब शीशे में खड़े होते हो ब्रश करते वक़्त, एक आप सुबह में एक बार तो अपने आप को शीशे में देखते हो ना तैयार होते वक़्त, उस समय ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे सामने मुझे कह रहा है, "कमाल है यार तेरा यार, कमाल ही है यार।" वो फीलिंग नहीं आने देना, और वो फीलिंग आती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उस समय आपका रियल टेस्ट होता है, आपको बड़े कॉन्फिडेंटली अपने आप को उस सिचुएशन में जाने नहीं देना है, निकालना है अपने आप को, और फिर उसके अंदर भी एक अपॉर्च्युनिटी तलाश करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे इसके अंदर एक अपॉर्च्युनिटी दिखी। मैंने ना एक ऐसा गुस्सा पाला अपने अंदर कि यार चलो मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। अब यार ये तो है कि हिंदुस्तान में लोगों को इतना अवेयर कर देना है, इतना अच्छा काम करना है, कुछ कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों को साथ ये रिपीट ना हो। ये मुझे, मेरे अंदर एक आग सी पल गई थी कि यार ये मेरे पैसे ठीक है, जॉब थी मेरे पास तो मेरे लिए ये भी एक आसान काम था, थोड़ा-सा रिकवर हो पाया। क्योंकि अगर जॉब ना होती तो क्या होता? क्रिप्टो में बहुत सारे लोग आजकल ये कहने को सुनने को मिलता है, स्टार्टअप ये वो, जॉब छोड़ दो, क्रिप्टो में आ जाओ, डोजकॉइन ले लो, जॉब छोड़ दो, शिब ले लो, जॉब छूट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। क्रिप्टो के अंदर करियर बनाना है तो अलग बात है। क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद जॉब मत छोड़ देना। ये बहुत गलत एक वो एग्जांपल होगा। तो बस ये मेरा एक थॉट है कि अपनी हिम्मत को हारने मत दीजिए। अगर आपके आपके साथ हो गया नुकसान, कोई बात नहीं, उससे उभरिए और एक पर्पस ढूँढिए लाइफ का कि किसी और के साथ आपके आस-पास ये ना हो, तो आप उसका एक मिशन की तरह काम करिए उस पे। एब्सोल्युटली। यार मैं लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्कैम सबके साथ होते हैं, और काशिफ भाई ने अपनी स्टोरी शेयर की, मैंने बताया कि कैसे एक फेक टोकन में, क्लोन टोकन में मैंने पैसा लगाया। तो ऐसी छोटे-छोटे इंसिडेंट्स, बड़े इंसिडेंट्स हर किसी के साथ होते हैं, और मुमकिन है कि आप लोगों के साथ भी हो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर रिएक्शन जो है वो यही है कि आप उसको सबसे पहले तो कॉल आउट करो। अगर कोई और आपके साथ फ्रॉड किया है तो उसको कॉल आउट करो और उस चीज़ को रिपोर्ट करो, क्योंकि रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उसको पब्लिक नहीं करोगे उस फ्रॉड को, तो वो आपके बाद किसी और के साथ होगा, और फिर किसी और के साथ होगा। तो इस तरीके से जो गलत बंदा है, जो फ्रॉड कर रहा है, उसको ये मौका मिल जाएगा कि वो उस फ्रॉड को कंटिन्यू रखे।
तो फ्रॉड को कंटिन्यू नहीं होने देना है। और ये एक तरह की कम्युनिटी है, मतलब हम लोग कम्युनिटी हैं, तो कोई भी अगर ऐसी चीज है जहाँ पे एक दूसरे की हेल्प हो सकती है तो हम लोग करेंगे। और मेरे ख्याल से बस यही है कि आप लोग जो है वो केयरफुली चलें क्रिप्टो के अंदर, बहुत जल्दी कोई फैसला ना लें। अपने जो वॉलेट बटन्स हैं और जो आपके कंट्रोल्स हैं उनको थोड़ा सोच के समझ के और तभी उसको दबाएं, ऐसे उसके साथ जल्दी ना करें। एब्सोल्युटली, बड़े अच्छे थॉट्स जो हैं आपने यहाँ पर दिए। एंड आप में से मतलब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना क्रिप्टो करेंसी स्कैम को लेके, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। हमारा जो ट्विटर हैंडल है मैं नीचे डाल दूंगा, काशिफ जी का, दानिश जी का, मेरा। तो कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन लगता है, कोई भी आपको सजेशन लेने हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली फील फ्री टू रीच आउट। क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करने के लिए हमेशा सामने आती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए, तो अकेला मत समझना। अगर आपके साथ हुआ भी है, डेफिनेटली आप रीच आउट जो है हमको यहाँ पर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे काशिफ भाई, दानिश भाई। बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन था एंड वी होप कि इस वीडियो से आप लोगों के लिए भी आपको कुछ सीखने को मिला हो। आप भी लोगों को यहाँ पर थोड़ा सतर्क करवा पाएं और आप भी यहाँ पर थोड़े से सतर्क रहें क्रिप्टो करेंसी स्पेस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। थैंक यू।